नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। नेपाल में नई जनरेशन यानी जेन जेड सड़क पर उतर आई है। संसद में घुसने की तैयारी की गई। आंदोलन का दावा हो रहा है, लेकिन उसके पीछे का उत्पाद क्या है, इस पर सवाल सोशल मीडिया पर भी खड़े हो रहे हैं। और सामान्य वजहों से ही सही, लेकिन नेपाल एक बार फिर से बड़े आंदोलन को देख रहा है, उससे गुजर रहा। इस बार आंदोलन की बागडोर युवाओं ने अपने हाथों में संभाल रखी है, ऐसा कहा जा रहा। भ्रष्टाचार से बात शुरू हुई और वहां से बात शुरू होते होते आंदोलन सोशल मीडिया तक आ चुका है। केपी ओली सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और एक्स जैसे 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाया। इस फैसले के बाद पूरे देश में गुस्सा फूट पड़ा, इसका आरोप लगा। सरकार ने जैसे ही युवाओं को रील बनाने से रोका, वहां पर युवा सड़क पर आ गए। युवा सड़क पर जब उतरे तो वहां पर सवाल रियल पूछे जाने लगे। भ्रष्टाचार की बात कही जाने लगी। नौकरी कहां है, यह भी पूछा जाने लगा। हालात यहां तक पहुंच गए कि सरकार को सेना उतारना पड़ा। आखिर नेपाल में हालात कैसे बन गए, इस खास कार्यक्रम में इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि असल में सोशल मीडिया पर पाबंदी वजह है, पाबंदी के पीछे की कहानी कुछ और है। वहां भ्रष्टाचार मुद्दा है, ओली सरकार वहां पर मुद्दा है, ओली सरकार के खिलाफ राजनीतिक कोई रंजिश है, यह मुद्दा है। लेकिन फिलहाल आंदोलन और उसके साथ साथ जो इस वक्त का माहौल है, उसमें गर्मा गर्मी के दौर से गुजर रहा है नेपाल। चर्चा बढ़ाएं उसके पहले आप देखिए रिपोर्ट। भारत के पड़ोसी मुल्क में जो हो रहा है वो बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। नेपाल की ओली सरकार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। वजह है एक आंदोलन जिसे नाम दिया है जेन जी रिवॉल्यूशन। ये लाठीचार्ज, ये पथराव, दगते आंसू गैस के गोले और इन सबके बीच जनरेशन जी की वो मांग, जिसके आगे ओली सरकार घुटने टेकने को मजबूर हो गई है। यह आंदोलन शुरू हुआ भ्रष्टाचार के खिलाफ और आंदोलन की आग तब और भड़क गई जब ओली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ उठ रही आवाज को दबाने के लिए सोशल मीडिया पर ही बैन लगा दिया। बस फिर क्या था, आवाज दबाने की कोशिश हुई तो युवा सड़कों पर आ गए। नई पीढ़ी के युवा, जिन्हें आज जेन जी कहा जाता है, वो सड़कों पर उतर आए और फिर शुरू हुआ हल्ला बोल। सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शनकारियों ने तहलका मचा दिया। मामला क्या है, जरा समझिए। नेपाल में पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई थी। आर्थिक मंदी के खिलाफ युवाओं ने आवाज उठाई थी। सोशल मीडिया पर ओली सरकार के खिलाफ आवाजें उठी तो 4 सितंबर को ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगाया। सरकार ने 4 सितंबर को 26 ऐप्स पर बैन लगाया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप जैसे ऐप्स पर बैन लगा दिया गया। इसके बाद काठमांडू समेत कई शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गया। भ्रष्टाचार की लड़ाई अब सोशल मीडिया पर आई है। काठमांडू में कर्फ्यू लगा दिया गया है। उपद्रवियों को गोली मारने के आदेश जारी हो गए हैं। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। उधर सोशल मीडिया पर बैन को लेकर ओली सरकार ने अलग ही तर्क दिया है। कहा है कि जिन सोशल मीडिया कंपनियों पर बैन लगाया गया है, उन्होंने नेपाल में अपना ऑफिस नहीं खोला है। सरकार से रजिस्टर होने के बाद ही ये बैन हटाया जाएगा। सोशल मीडिया पर शिकायत सुनने वाले लोग रखे जाएं। सोशल मीडिया पर गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बने। टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मान ली। ओली सरकार ने इन ऐप्स पर बैन नहीं लगाया। कुल मिलाकर ओली सरकार के खिलाफ युवाओं ने बगावत छेड़ दी है। राजधानी काठमांडू की सड़कों पर जेन जी रेवोल्यूशन को लगातार हजारों युवाओं का समर्थन मिल रहा है। सरकार ने जैसे ही युवाओं को रील बनाने से रोका, युवा सड़क पर उतरकर रियल सवाल पूछने लगे, भ्रष्टाचार की बात करने लगे हैं, नौकरी कहां है वाला सवाल करने लगे हैं। सरकार को सेना उतारनी पड़ी है, कर्फ्यू लगाना पड़ा है। सवाल है कि आखिर इसे जेन जी रिवॉल्यूशन नाम क्यों दिया गया है। इसे भी समझिए कि आखिर जेन जी है क्या। जेन जी का मतलब 1995 के बाद पैदा हुए लोग, वो युवा जो अब 18 से 30 वर्ष के बीच के हैं। ऐसे युवा जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी के साथ बड़े हुए, दुनिया की हर हलचल से जो डिजिटल माध्यम से जुड़े, न्याय समानता क्यों जरूरी है उसके प्रति सचेत हैं। नेपाल में इंस्टाग्राम के लाखों यूजर हैं। ये युवा न्यूज, बिजनेस के लिए डिजिटल दुनिया पर निर्भर है। ओली सरकार अपने सामने देश में जेन जी रिवॉल्यूशन देख रही है। शुरुआत में यह आंदोलन सिर्फ ऑनलाइन असंतोष और बहस तक सीमित था, लेकिन देखते ही देखते ये डिजिटल स्पेस से निकलकर सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में बदल गया। इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं में बार बार ब्लैकआउट के बावजूद युवाओं ने अलग अलग रास्तों से आंदोलन खड़ा कर दिया है।
आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि ओली सरकार के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा है। सवाल है कि क्या इस परीक्षा में सरकार पास हो पाएगी। सवाल यह भी कि अब आंदोलन को रोकने के लिए सरकार के पास चारा क्या बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। चलिए, इस बीच में बड़ी खबर आ रही है कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन जो प्रोसेस चल रहा है उसको लेकर फिलहाल सरकार वार्ता के दौर में है। नेपाल में 16 लोगों के मौत के बाद सोशल मीडिया फिर से शुरू हो गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि की बात नहीं हो रही क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में इस वक्त भी वहां पर कर्फ्यू है। आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है। सोशल मीडिया शुरू होने को लेकर खबरें जरूर आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ चाहे काठमांडू हो या फिर पोखरा हो, वहां पर जिस तरीके की पाबंदी लगाई गई थी, कर्फ्यू का दायरा और समय बढ़ाया गया था, उस बीच में क्या वाकई सोशल मीडिया और ओली सरकार इन दोनों को लेकर जो नाराजगी थी कि पाबंदी क्यों लगी, वो पाबंदी क्या ओली सरकार हटा रही है? क्योंकि युवाओं की नाराजगी क्या झेल पाने के दौर में इस वक्त ओली सरकार है, अपने आप में सवाल था। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये नहीं था कि सिर्फ वहां पर ओली सरकार के खिलाफ जो सोशल मीडिया पाबंदी है, क्या इसको लेकर ही आपत्ति थी, नाराजगी थी, या इसके पीछे की कोई और कहानी थी? बहुत सारी ऐसी खबरें निकल कर आई जिसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार की वजह से वहां पर बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या है और बेरोजगारी के चलते सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल जाता है युवाओं को, वहां उसको लेकर वो अपनी तरफ से नाराजगी खुलकर जाहिर कर रहे थे। हालांकि आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है कि वहां सोशल मीडिया से पाबंदी हटी या नहीं हटी, लेकिन अभी तनाव वहां पर बरकरार है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मेजर जनरल संजय सोई रिटायर्ड हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हैं, बहुत स्वागत है संजय जी आपका। अशोक सज्जनार हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ, बहुत स्वागत है सज्जनार जी आपका। और इंजीना कार्की हमारे साथ पत्रकार है। इंजीना, शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, जो अब इंजीना अभी हमारे साथ नहीं है। सबसे पहले सोई साहब, मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। यहां पर जो मौजूदा तस्वीर है, अगर आधिकारिक पुष्टि के बिना भी यह खबर आ रही कि हाँ सोशल मीडिया से पाबंदी हटा दी गई, क्या ये ओली सरकार घुटनों के बल आई, उन्हें झुकना पड़ा, और जिस तरीके की आज परिस्थिति वहां पर अचानक से बनी, एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप इसको सामरिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं? देखिए अतुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये एकदम लाइव सिचुएशन है सर, और जैसे जन जी वाली आप बात कर रहे हैं जी, ये आजकल जिस प्रकार से अचानक ही जो प्रदर्शन उठ जाते हैं, ऐसे हमने कई जगह एग्जांपल देखे, चाहे मिडिल ईस्ट में था या फिर श्रीलंका में हुआ था, किस प्रकार से युवा लोगों ने एक तरह से आंदोलन किया था जो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गया था। तो अगर इस तरह से भारी संख्या में आंदोलन होता है तो वो उसको सुरक्षा कर्मियों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, एक सुरक्षा कर्मी होने के नाते मैं कहूँगा। बिल्कुल, क्योंकि इतनी हजारों लाखों की संख्या में जब लोग आ रहे हैं तो कंट्रोल कैसे किया जाए? क्या वो गोली मारे, क्या मारे? 16 लोग जैसे मर चुके हैं, तो एक अगर वो ऐसा होता है तो कई बार फिर गांव-गांव तक और झगड़े फैल जाते हैं। टेम्परेरी शायद वो लोग भाग जाए, लेकिन वो फिर रीग्रुप हो के आते हैं और वो करते हैं। लेकिन यहाँ देखा जाए कारण क्या है इसका? कारण जो समझने वाली बात यह है कि क्या एक सोशल मीडिया को बैन करना ही एक कारण है, या इसके पीछे कुछ धीरे धीरे आग सुलग रही है, एक जो भावनाएं उठती जा रही है, वो अचानक इस तरह का जैसे कानून हुआ तो सब एकदम भड़क गए और फिर लगा के दमनकारी जो नीति है, जो उसी दमनकारी नीतियों का एक हिस्सा है। या वहां पर जिस प्रकार से वामपंथी सरकार के खिलाफ मोर्चे चल रहे थे, राजशाही वापस आने की बातचीत चल रही थी, वो भी एक एंगल है। बेरोजगारी एंगल है, खेती का कम होना एंगल है वहां पे। तो कई चीजें ऐसी हैं जो गरीबी है, इन सब को देखते हुए लोगों के अंदर असंतुष्टता है की भावना रही होगी, जिसके कारण से जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ तो कोई ना कोई ट्रिगर आता है जो कि एक इतनी बड़ी संख्या में आ गया। अतुल, बिल्कुल सही कहा सर आपने। और जिस तरीके की बात आपने कही है कि आशंका में कई अलग अलग बिंदु हैं कि यहां पर क्या सोशल मीडिया को बैन करना सिर्फ वही एक आशंका के बिंदु है, वही एक वजह है, या उसके पीछे और भी कई कहानी है। मैं एक सवाल और आपसे लेना चाहूंगा संजय जी, उसके बाद मैं जाऊंगा यहां पर अशोक सज्जनार साहब के पास। इस परिस्थिति को आप एज अ डिफेंस एक्सपर्ट कैसे देखते हैं कि अगर अचानक से इतनी भीड़ आ गई, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करना और अचानक से इस तरीके की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाना, ये प्लानिंग नहीं थी, ये साजिश नहीं थी? क्या इसको लेकर डिफेंस के तौर पर एक चूक माने हम, या वहां पर एक बड़ा खतरा हो सकता था? नहीं, बिल्कुल। देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की चूक तो है ही है कि किस प्रकार से
जो है, अगर इतनी बड़ी संख्या में एकदम से अगर आंदोलन फैला है और पूरे नेपाल में और जगह जगह में भीड़ इकट्ठी हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि कहीं ना कहीं एक इंटेलिजेंस की चूक तो डेफिनेटली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो लोगों के अंदर अगर असंतुष्ट की भावना चल रही है और वो एक ग्रुप पहले से बने हुए हैं, तो जैसे कुछ ऐसे होता है तो फटाफट मैसेज जाते हैं और वो पहले भी जुलूस निकलते रहे, तो फिर एकदम तेजी से उसी समय पे जैसे क्राउड बिल्डअप होता है वो बिल्डअप हो गया आ गया है। और ये इस समय में कहना मुश्किल है, क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अचानक भावनाओं में बह के लोगों को एक वीडियो निकलता है, एक इस तरह की बात निकलती है जिसकी वजह से लोग हजारों लाखों की संख्या में बाहर आ जाते हैं। तो वो भी एक कारण है, लेकिन डेफिनेटली इंटेलिजेंस फेलियर है, लोगों की भावनाओं को समझने का फेलियर है, और उनकी जो कहीं ना कहीं जो आज का असंतुष्ट की भावना है उसको ना समझने की वाली का फेलियर है। अतुल जी। सर, अशोक सजनार साहब, पूर्व राजनयिक के तौर पर आप इस पूरी परिस्थिति का आकलन कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा, और जिस बात का जिक्र यहां पर संजय सोई साहब ने किया कि श्रीलंका में क्या परिस्थितियां बनी थी, बांग्लादेश का क्या उदाहरण था, लेकिन वहां पर कुछ और मुद्दे थे, कुछ और विषय था। यहां पर सोशल मीडिया पर पाबंदी, उस पाबंदी को लेकर इस तरीके का आक्रोश, उस आक्रोश के बीच में इतने लोगों की जान चले जाना, पाबंदी का दायरा हटना या बढ़ना, और फिर खबर यह भी आना सोशल मीडिया पर ही कि भारत और चाइना के बीच में पिछले दिनों का जो जुड़ाव रहा, जो एक दूसरे के प्रति उनका संपर्क रहा, उसके बाद इसको इंटरनेशनल फोरम पर बढ़ाया गया है। क्या इसको माने व्यवहारिक है या सिर्फ हाइपोथेटिकल बात है? और मौजूदा जो परिस्थिति आज वहां की बनी है, एक डिप्लोमेट के तौर पर इसको आप कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, हमारे लिए तो बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हम चाहते हैं जो हमारे पड़ोस में जो कुछ भी है सब शांति रहनी चाहिए, और जो भी देश हैं वहां पर शांति रहनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी देश में अशांति होती है तो भारत सबसे बड़ा देश है, हर मायने में सबसे बड़ा देश है, चाहे उसकी हो, चाहे जनसंख्या हो, चाहे लैंड एरिया हो, तो उसका बुरा प्रभाव भारत के ऊपर पड़ सकता है और पड़ता रहा है, जो हमने देखा है जो दूसरे देशों में ऐसा हुआ है। तो इसीलिए हमारे लिए तो चिंता का विषय है और हमें उस पर बिल्कुल पैनी नजर रखनी पड़ेगी। दूसरी बात है, देखिए, जब ऐसी चीजें होती हैं तो जिसे कहा जाता है, अंग्रेजी में एक कहावत है, लास्ट स्ट्रॉ ऑन द कैमल्स बैक, मतलब ये सब चीजें बढ़ती आ रही हैं, कुछ ना कुछ पहले होता आ रहा है। और हमने देखा है जो प्रधानमंत्री केपी ओली की पहले भी सरकार रह चुकी है, ये शायद चौथी या पांचवी बार वो आए हैं, सरकार बनाई है उन्होंने, और पहले 4-5 बार मतलब वहां पर कुछ इतना खास वो नहीं कर पाए हैं। और वहां की जो हालात हैं और पूरे विश्व में हम देख रहे हैं जो कितनी उथल पुथल हो रही है, तो इसका प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ रहा होगा, उनके ऊपर भी पड़ रहा होगा। परंतु ये मेरे विचार से एकदम से आने वाली बात नहीं है, एकदम से आने वाली चीज नहीं है। ये काफी देर से मेरे विचार से पनप रही होगी, और एकदम आखिर में जो ये देखिए 26 के ऊपर एक साथ ऐसे प्रतिबंध लगा देना, अगर आप एक से बात कर रहे हैं, एक ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया, जैसे कि सरकार कह रही है, जो इन्होंने 26 ऐसे फेसबुक है, यूट्यूब है, एक्स है वगैरह, इन सब के ऊपर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। तो उसमें ऐसी क्या बात है जो सभी 26 के 26 उनके ऊपर आपने एक साथ ही प्रतिबंध लगा दिया? अगर उन्होंने रजिस्टर नहीं किया तो आप बातचीत करिए उनसे। और यही प्रतीत होता है जो जब ये हुआ, तो जिसे कहते हैं जो एक थोड़ा सा ऊपर असर हुआ, तो वो जो बांध बन रहा था, जो प्रेशर बन रहा था, वो, और जेनजी जो होता है, जो यूथ होता है, वो बड़े इंपल्सिव होते हैं जी, तो इसीलिए वो एकदम बांध टूट सा गया, और ऐसे हमने ये देखा जो ऐसे हालात हुए। देखिए, तीसरी बात मैं ये कहूंगा, जो देखिए ऐसा न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में आया है जी, जो भी इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, ये प्रोटेस्ट मार्च को, मूव को, इन्होंने पहले से परमिशन ले ली थी, जो हम ये प्रोटेस्ट करेंगे जो 26 बैन हो रहे हैं वगैरह, तो बिल्कुल इसकी जो टर्म्स कंडीशंस होती हैं, ये सभी बातचीत हो जाती है सिक्योरिटी एजेंसी से, जो कितने लोग आएंगे, इनका क्या वो होगा, रूट होगा, कहाँ पर जाएंगे,
तो ऐसे में इनका पार्लियामेंट पर आना और पार्लियामेंट में कुछ ऐसा अटैक कर देना, उसको जो बैरिकेड्स हैं उसको हटाना और अंदर जाने की प्रयास करना, तो ये तो लगता है जो या तो जो उनकी अग्रीमेंट हुई सिक्योरिटी एजेंसी से जी। उसके बारे में उन्होंने ये उसको अपनी अग्रीमेंट को तोड़ा, उसको माना नहीं, माने इसको कि ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है। जी, अगर मतलब जरूर क्योंकि जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इन्होंने जरूर इसके बारे में बात की होगी, जो कौन लोग, कितने लोग आएंगे, कहां तक जाएंगे, कैसा रूट लेंगे, वगैरह वगैरह। तो परंतु ऑब्वियसली यहाँ पर जो लगता है, या फिर जैसे आप प्रोटेस्टर्स कह रहे हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रोवोकेटर्स आ गए, कोई वहां पर उनके अंदर आ गए बाहर के लोग, जिन्होंने उनको ऐसी तोड़ फोड़ की जिससे कि उनका जो नाम है वो खराब हो और जो सरकार है उनके विरुद्ध कोई कड़े कदम उठाए। अब ये देखिए, पहला दिन है तो हमको देखना पड़ेगा इसके आगे चलते हुए जो ये सब जो एलिमेंट्स थे जिन्होंने। बिल्कुल सही कहा अशोक जी आपने कि अब पहला दिन हमें देखना होगा, लेकिन ये गंभीर है भारत के लिए भी। उससे ज्यादा गंभीर ये है कि मुद्दा है क्या असल में, क्योंकि अभी तक स्थिति साफ नहीं हो रही है। अगर वहां प्रदर्शनकारियों ने पहले से प्रदर्शन की परमिशन मांगी थी तो उसके बाद फिर उनका एग्रीमेंट क्या था, वहां पर लूपहोल्स क्या रहे, जिस बात का मेजर जनरल ने जिक्र किया, और अब जब इस तरीके की परिस्थिति बन गई है तो उसको टैकल आउट कैसे कर रहे हैं। हमारे साथ इंजिना भी जुड़ चुकी है। इंजिना, मैं आपके पास आऊं उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि नेपाल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक इस वक्त जारी है। नेपाल के पीएम, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव मौजूद है, तमाम आर्मी चीफ वहां पर अशोक राज भी मौजूद है। बैठक में बहुत सारे अधिकारियों की मौजूदगी में यह आपात बैठक चल रही है। चिंतन मंथन का दौर चल रहा है कि आगे परिस्थिति जो बनी है, इस परिस्थिति से कैसे निपटा जाए और कैसे परिस्थिति को कम से कम मौजूदा दौर में सामान्य किया जाए। नेपाल में राष्ट्रीय सुरक्षा इस वक्त परिषद की बैठक जारी है। नेपाल के प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, मुख्य सचिव वहां पर इस बैठक में मौजूद हैं। आर्मी चीफ अशोक राज भी बैठक में मौजूद है, उनके तमाम जो कलीग हैं वो भी इस वक्त मौजूद है। इंजिना, चूंकि आप पत्रकार भी हैं, सामाजिक अभियंता भी हैं, सामाजिक तौर पर